मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जेदिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज्य में खाद का कट्टा 400 से बढ़ाकर 1200 कर दिया गया था और किसान चिल्लाते रहे, लेकिन रुपया भी कम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये मोदी और मनोहर की सरकार ही है जो 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी किसान को 400 रुपए में डीएपी का कट्टा मिल रहा है। 14,000 करोड़ रुपए सरकार ने अपने खाते से जमा किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन ये किसान हितैषी सरकार है। कांग्रेस के राज्य में किसानों की खाद के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब की बार बरसात ज्यादा होने के कारण डिमांड पहले से ज्यादा आ गई। किसानों ने बिजाई की तैयारी समय से पहले कर दी और सरकार ने समय के हिसाब से तैयारी की थी, इसलिए किसानों को थोड़ी परेशानी आ रही है। जल्द ही ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। और बरसात ज़्यादा होने के कारण डिमांड समय से पहले आ गई है और डिमांड समय से पहले आ गई है, लेकिन तैयारी सरकार ने समय के अनुसार की थी, तो इसलिए उसमें दिक्कत आई नहीं। पिछले 7 साल से कोई डीएपी, ये तो वो सरकार है, मुझसे क्यों कहलवाते हो। 2013 में कांग्रेस के राज में डीएपी का कट्टा 400 से 1200 रुपये हो गया। किसान चिल्लाते रहे, 1 रुपया बैग पे कम नहीं किया। और ये मनोहर की और मोदी जी की सरकार है कि आज 7.5 साल बाद भी आज किसान को 400 रुपये में डीएपी का कट्टा मिल रहा है। 14,000 करोड़ रुपए सरकार ने अपने खाते से जमा किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई, इसलिए किसान हितैषी सरकार है। निश्चित तौर पर जल्दी रैक आ रहे हैं और किसान की बिजाई से पहले पहले किसानों को डीएपी मिलेगा। इस सरकार में तो पिछले 7 साल से ना कोई लाइन है। पहली बार ये दिक्कत समय से पहले, अधिक बारिश होने से पहले, समय से पहले किसान बिजाई के लिए तैयार हो गया, इसलिए दिक्कत आई। फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तमाम अधिकारियों को नई तरह के सुझाव दिए। बैठक में जिले के तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने 4 विभागों से अधिकारियों से फरीदाबाद के विकास कार्यों को लेकर अपडेट ली है। साथ ही विधायकों ने जो समस्याएं बताई हैं उनका जल्द ही समाधान करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद की बढ़ती आबादी को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। 2031 का जो प्लान पहले विकास को लेकर चल रहे थे, अब उसकी जगह 2041 के प्लान के मुताबिक विकास कार्य किए जाएंगे। जिस तरीके से फरीदाबाद की आबादी अब लगभग 30 लाख तक पहुंच चुकी है, उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। विकास कार्यों में किसी तरह का कोई मतभेद न हो, जल्द फरीदाबाद की काया पलट की जाएगी। देखिए, नियमित बैठकें जब से एफएमडीए बना है तब से जो उसके मेंबर हैं, अधिकारी हैं, ये नियमित बैठकें होती हैं और इन बैठकों में फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और उन पर कितना काम आगे बढ़ा है उस सबकी समीक्षा की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना। हमारे यहाँ नगर निगम भी है, एचएसवी भी है और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में भी है। 4 अलग अलग संस्थाएं हैं, तो आज चारों की इकट्ठी मीटिंग, जो कुछ काम एफएमडीए के पास हैं, कुछ नगर निगम के पास हैं, कुछ एचएसवी के पास हैं, कुछ स्मार्ट सिटी के पास हैं। हरियाणा के पेट्रोल पंप 15 नवंबर को 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। हरियाणा के पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 15 नवंबर को हड़ताल की घोषणा की है। एसोसिएशन पेट्रोल डीजल पर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रही है। वहीं डीलरों को अचानक सरकार ने दाम कम करने से हुए भारी नुकसान की भरपाई की भी मांग की जा रही है। पेट्रोल पंप संचालक अभिषेक दीवान ने बताया कि हरियाणा के पेट्रोल पंप संचालक कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से उनका कमीशन बढ़ाया नहीं गया है। देखिए, जो ये हड़ताल है हरियाणा को ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल है और बेसिकली हमारे 3 मेन मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारा नंबर 1 मुद्दा है कि हमारा जो डीलर कमीशन है वो लास्ट 4 साल से रिवाइज नहीं हुआ और इसके लिए हमने काफ़ी पत्र वगैरह भी सरकार को लिखे गए हैं और लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई।
हमें स्ट्राइक करना मतलब हम लोग भी बेसिकली चाहते नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में स्ट्राइक करनी पड़ रही है। सेकेंडली जो हमारा मुद्दा है वो है कि अभी गवर्नमेंट ने ऑफ हरियाणा ने पहले वैट कम कर दिया। पहले सेंट्रल ड्यूटी कम हुई और उसके बाद वैट कम हुआ। अब होता क्या है कि जो हम माल खरीदते हैं इंडियन ऑयल से या फिर जो भी जिसकी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी उससे हम माल खरीदते हैं, हम लोग उसी टाइम सारा वैट पे कर देते हैं और उसी टाइम सारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे कर देते हैं। अब जब जो ये वैट कम हुआ और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम हुई, हम इसका स्वागत करते हैं। लोगों को रिलीफ मिला, हम लोगों को बहुत खुशी है इस बात की। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है, हम तो ऑलरेडी ड्यूटी पे कर चुके थे, सरकार ने हमें टाइम दिया नहीं, एकदम से वैट कम हो गया। इसकी वजह से सारे पेट्रोल पंप वालों को कम से कम 7 से 8 लाख रुपए प्रति आरओ नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की नवरात्र कंपनी कही जाने वाली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल दिनों स्ट्रेस में चल रही है। भेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि भेल 2019 में 21,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ काम कर रही थी, लेकिन कोरोना काल में कंपनी का टर्नओवर घटकर 17,000 करोड़ रह गया है, जिसकी वजह से भेल को घाटा उठाना पड़ा है। इसके पीछे की वजह कोरोना के साथ साथ भेल के लगाए जाने वाले कोल पावर प्लांट भी हैं। देश में कोल पावर प्लांट तकरीबन लगने बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी पर इसका असर पड़ा है। घाटे से उभरने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। भेल अब बाकी क्षेत्रों में भी हाथ आजमाएगी, जिससे एक बार फिर भेल को भारत सरकार की नवरत्न कंपनी बनाया जा सके। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी कहे जाने वाली भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं राजकुमार अग्रवाल, जो फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। उनसे बात कर लेते हैं किस तरह स्थिति में है भेल, चूँकि कई बार घाटे के सौदा जो तमाम सरकारी कंपनियां हैं उनको कहा जा रहा है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप चूँकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं एक नवरत्न कंपनी की। थैंक यू देवेन जी for being appointed as independent director and your good wishes to me. सर, इतनी बड़ी कंपनी के आप जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं तो स्थिति क्या है इस कंपनी की फिलहाल अगर बात करें तो? ये कंपनी प्राइमरीली पावर इक्विपमेंट्स बनाती है, जो कि कंट्री में कोल बेस्ड भी हो सकते हैं या हाइड्रो बेस्ड भी हो सकते हैं। तो उन सब को बनाने के जो इक्विपमेंट्स वगैरह है उनको ये कंपनी बनाती है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से ये कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रही है। उसका जो मुख्य कारण नज़र आता है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट का लगना अब कम हो गया है, तो उसकी वजह से कंपनी की टर्नओवर भी घट रही है। पिछले वर्ष कोरोना का पीरियड भी था, उसकी वजह से भी कंपनी की टर्नओवर कम रही, जिसके कारणवश कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रही और कुछ लॉसेस रहे हैं। लेकिन कंपनी में काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी कंपनी में पोटेंशियल है और हमको लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी भविष्य। अगर इसके टर्नओवर की बात करें, चूँकि बड़ी कंपनी है, कितना टर्नओवर रहा है अगर पिछले साल की बात करें, और अगर घाटे की जब बात चलती है तो घाटा कितना है फिलहाल? देखो, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 31 मार्च 20 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इस कंपनी की टोटल टर्नओवर या इनकम लगभग 22,000 करोड़ थी, जो कि 2021 में घटकर 17,700 करोड़ के आसपास रह गई थी। तो ये जो टर्नओवर पिछले साल में कम हुई है, उसका तो मुख्य कारण मुझे कोरोना की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई वो नज़र आता है। लेकिन करंट ईयर में अब वो इसकी इम्प्रूवमेंट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये टर्नओवर की बात रही, लेकिन अगर घाटे की बात करें, क्योंकि सवाल बार बार उठते हैं केंद्र सरकार पर भी कि जो PSU है उनको बेचने का काम सरकार कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये भी है, स्ट्रेस में है कंपनी फिलहाल? हाँ, पिछले 2-3 वर्षों से कंपनी में लॉसेस चल रहे हैं और उसकी वजह से कंपनी में थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस है। लेकिन कंपनी, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस स्थिति से बाहर निकलेगी। क्योंकि आप बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लेंगे, वहाँ ये तमाम तरह के सुझाव आपकी तरफ से भी रखे जाने हैं कि किस तरह से फ़ायदे का सौदा एक घाटे के सौदे को फ़ायदे के सौदे में बदला जाए, तो वो क्या क्या प्रयास आपकी तरफ से रहने वाले हैं? नहीं, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने जो बोर्ड में जो भी कंपनी के
बारे में, बिजनेस प्लान या कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में जो भी विषय आएंगे उनके ऊपर हम लोग चर्चा करके और इसमें किस तरह से सुधार लाए जा सकते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि कंपनी द्वारा जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अब तक काम कर रही थी, इसके साथ साथ में चूंकि अब बदल रही है चीज़ें सारी, पहले कोल प्लांट लगते थे, उसके बाद में गैस प्लांट, और अब सोलर की तरफ तमाम चीज़ें जा रही हैं, केंद्र सरकार के प्रयास यही हैं, तो क्या ऐसी भी कुछ आपकी तरफ से सुझाव हैं कि आगे इन चीज़ों को बदला जाए, जो पुरानी पारंपरिक चीज़ें चल रही थी उससे आगे बढ़ा जाए? हाँ, निश्चित रूप से कंपनी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएगी और नए जो भी कस्टमर्स हो सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनको कंपनी एग्जीक्यूट कर सकती है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने के प्रयास किए जाएंगे। सर, नवरत्न कंपनी में शुमार थी ये किसी वक्त में, तो क्या दोबारा से वो ओहदा मिलने की उम्मीद है? निश्चित रूप से उसी दिशा में प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में राजकुमार अग्रवाल, जो डायरेक्टर बने हैं भेल के, और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर नवरत्न कंपनियों में भेल भी शुमार होगी और जो घाटे में अब तक कंपनी चल रही थी, स्ट्रेस में जो चल रही थी, उससे भी उसे उभारने की कोशिश की जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद में AQI लेवल 470 तक पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में काउंट किया जा रहा है। इससे लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। लोग आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। फरीदाबाद की आबो हवा जहरीली होती जा रही है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी 470 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। दोपहर का वक्त हो चुका है, धूप निकल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हवा है वो जहरीली है। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। फिलहाल सेक्टर 12 मिनी सेक्रेटरेट के हम 6ठे फ्लोर पर हैं और यहां से फरीदाबाद के चारों तरफ की तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से जो आप देख रहे हैं धुंध, ये पूरी तरह से वो जहरीली हवा है जो लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। फरीदाबाद के तमाम जो दूर दूर तक की अगर आप तस्वीर यहाँ देखें तो पूरी तरह से आसमान में किस तरह से धुआं दिखाई दे रहा है, ये इस बात को लेकर इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ही दूरी के बाद में दिखना बिल्कुल जो बिल्डिंग है वो दिखनी बंद हो रही हैं। AQI लेवल जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हमारे साथ में भोला पांडे भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या कहेंगे, क्या नुकसान इससे हो रहा है आखिर? देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके 2-3 कारण हैं। एक तो CND वेस्ट का है, जो निर्माण कार्य होते हैं और उन डस्ट को जो है छोड़ दिया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला नवंबर 2019 में गया था, जिसमें चेयरमैन भूरेलाल जी ने एक रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। तो उसमें ये बताया था कि किस तरह से परसेंटेज बढ़ रहा है जो प्रदूषण का। तो उसमें CND वेस्ट का करीब 11% जो है वो CND वेस्ट था, और जो सड़कें जो टूटी हुई होती हैं, जिस तरह पोल्यूशन बढ़ता है तो उससे करीब 30% प्रदूषण उससे बढ़ता है। अगर हम बर्निंग की बात करें, जो कूड़ा जलाते हैं, तो उससे करीब 9% जो है वो कूड़े से प्रदूषण फैलता है। तो ये जो रिपोर्ट थी ये 2019 की थी। पहले जी, इसमें एक चीज़ अगर बात करें 2.5 की और PM10 की, तो ये जो डस्ट है, जो महीन कण है, इसकी वजह से भी लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि सड़कें बनी नहीं हैं, टूटी हुई हैं फरीदाबाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो सड़कें टूटी, उससे जब गाड़ियां चलती हैं तो जो छोटे छोटे कण हैं वो उछल करके आसमान में जाते हैं, हवा में जाते हैं, वो फैल जाते हैं। नमी होती है वो जम जाते हैं, पेड़ों पौधों पर जम जाते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे ले नहीं पाते और ना वो ऑक्सीजन दे पाते हैं। इसके कारण शहर में जो है इस तरह की सिचुएशन बनी रहती है। और बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर में आपको और दिखाऊं तो देखिए, ये यहाँ आप जो देख रहे हैं तमाम चारों तरफ ग्रीनरी, आपको पेड़ पौधे जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन इन पेड़ पौधों को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से हरियाली यहाँ दिखाई देगी। काले पड़ रहे हैं पेड़ों के पत्ते, और इसकी वजह यही है कि धुआं जो जहरीला है या धूल या डस्ट है जो इन पत्तों के ऊपर पड़ी है, उसके बाद में ये पेड़ भी अब धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फरीदाबाद की आबो हवा जहरीली होती जा रही है, शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि घर से बाहर तभी निकलें जब बेहद ज़रूरी हो, और सांस के और दमा के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो खास तौर से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हिदायत इसी बात को लेकर दी जा रही है कि नुकसान किसी को ना हो, और कुछ दिन के बाद में जब ये पॉल्यूशन का लेवल कम हो तब घर से बाहर निकलें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। मेट्रो न्यूज में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों में नजर। प्रेजेंटेड बाय, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक, हेम पुष्पा।
रेसलर निशा दहिया हत्याकांड में मुख्य आरोपी और उसके साथी की 3 दिन की पुलिस रिमांड। पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार। कहा, आप सिर्फ किसानों को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। संभव हो तो दिन का लॉकडाउन लगाए सरकार। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, घरों में मास्क लगाकर रहें लोग। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की विफल सरकार। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बोले, बेरोजगारी, महंगाई और अपराध प्रदेश में बढ़ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पलटवार। बोले, जनहित में है बीजेपी जेजेपी गठबंधन। कहा, भाजपा की यूपी उत्तराखंड में बनेगी सरकार, पंजाब में रहेगा अच्छा प्रदर्शन। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में मरीजों को दवाइयों के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर मर्ज की दवाई को लिख देते हैं, लेकिन मर्ज की दवाई के लिखने के बाद जब औषधालय में जाकर दवाई मांगी जाती है तो वहां के कर्मचारी दवाई देने से मना कर देते हैं। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर डॉक्टर 10 दिन की दवाई लिखते हैं तो वहां औषधालय के कर्मचारी 5 दिन की ही दवाई देते हैं। वहीं मरीजों के परिजनों ने बीके हॉस्पिटल पर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयां तो लिख देते हैं जिन्हें उन्हें मजबूर होकर बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। दवाई देते ही नहीं है, महंगी दवाई रख कर वो से दे देते हैं। कहाँ से आए आप, क्या नाम है? कृष्णा नाम डबुआ से। डबुआ से। अच्छा, तो आपने जब दवाई मांगी तो क्या कहा? यही कह देते ये दवाई यहाँ पे मिल ही नहीं रही है, बाहर से लो। अच्छा, हाँ, 1000 रुपये दवाई लिख के दे दी, क्या आराम भी ना आ रहा। हाँ, क्या कहा उन्होंने, दवाई लिख के दे दी बाहर की 1000 रुपया की, तो बाहर से लो। तो यहाँ पर दे नहीं रहे हैं? नहीं, मिल रही नहीं है, कहते यहाँ पे है नहीं है, बाहर से लो। बाहर से लो। फरीदाबाद में मिशन मानव सुपर 21 के तहत नीट और आईआईटी की समिति निःशुल्क कोचिंग करा रही है। समिति पिछले 22 साल से जरूरतमंदों की सेवा सहायता कर रही है। मानव सेवा समिति के अध्यक्ष कैलाश शर्मा और मानव सुपर 21 के संयोजक ने कहा कि निःशुल्क कोचिंग उन विद्यार्थियों को कराई जा रही है जो आर्थिक कारणों से बाहर प्राइवेट कोचिंग नहीं कर सकते हैं। कोचिंग के लिए सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को, खासकर लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे यहाँ आईआईटी कोचिंग के लिए क्लासेज चलती हैं, उनमें एडमिशन के लिए बच्चों को एग्ज़ाम लिया गया है। इसमें मेरिट के आधार पर जो हमने 15 बच्चे सेलेक्ट करने हैं उनकी कोचिंग स्टार्ट करनी है। 11वीं के बच्चों की परीक्षा ली गई है, जिसमें से 35 बच्चे आए थे, उसमें से 11 मेरिट बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे जिनकी कोचिंग स्टार्ट करनी है। 12वीं का बैच पहले से ही चल रहा है। इन बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा 5 साल से दी जा रही है, किताबें भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं, हम निःशुल्क देते हैं किताबें भी पढ़ने के लिए। एक पिछले 5 साल से मानव सुपर 21 के नाम से एक नीट और आईआईटी कोचिंग की योजना यहाँ पर चल रही है, और ये कोचिंग उन बच्चों के लिए है कि जो आर्थिक कारणों से बाहर फिटजी, आकाश या प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकते हैं। और मेन उद्देश्य यही है कि हम दिखाना चाहते हैं कि ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चे भी नीट और आईआईटी की कोचिंग करके इनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। हमारा एम है कि 11th वालों को भी शुरू किया जाए ताकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो जाए। तो आज इनमें से बुलाया था 11th क्लास के लिए, तो 11th क्लास का 35 बच्चे आए थे और 25 बच्चे आए 12th क्लास के। तो उनका छोटा सा टेस्ट लिया है, उसी बेस पे फाइनल करें। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में एयरफोर्स रोड पर स्थित एक मनी ट्रांसफर की दुकान में नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर दुकान में बैठे लोगों को डराकर 80,000 की नकदी लूट की है और मौके से फरार भी हो गए हैं। आपको बता दें, दुकान में लूट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। मेरा मनी ट्रांसफ़र का काम है, तो 4 बजे के आसपास 2 लड़के आए दुकान के अंदर और लूट करके चले गए गन पॉइंट पे। हाँ, नकाबपोश थे क्या वो? नकाबपोश लगा रखा था। उस समय मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची अंदर थे और 80,000 रुपये के आसपास की लूट हुई है।
4 सवा 4 बजे की बात है कि एक दुकानदार है और वो रोज़मर्रा की चीज़ें जो अपनी दुकान के ऊपर अपनी वाइफ के साथ रूटीन से बैठता है और उसने जो ये फार्म वगैरह भरते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरह का उसका वर्क है। तो रूटीन में जो वो बैठा था तो 2 नौजवान लड़के आए और उन्होंने फार्म का बहाना बनाया और उन्होंने उससे उसके ड्रोल में रखे हुए 50 से 60 हज़ार रुपये बता रहा था अभी, तो वो उसके छीन के और भाग गए। जब उसने विरोध किया कि मैं ऐसे कैसे ले जाएगा, तो उसने कहा कि हमारे पास पिस्टल है, देखते हैं, इसमें अभी जांच का विषय है, जल्दी इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सीसीटीवी कब्जे में ले लिए? सीसीटीवी फुटेज हमने अभी खंगाल रहे हैं। और कौन कौन सी टीम मौके पहुंची थी आपके साथ? अभी क्राइम ब्रांच से हम हैं, सीनियर अधिकारी सभी लगे हुए हैं। घटना कोई भी हो उसमें सभी जी जान से काम करते हैं और ये हमारी पुलिस की वर्किंग भी है। प्रथम दृष्टया क्या लगता सर, कोई आसपास के कोई बदमाश नहीं या कोई बाहर के भी बना कुछ प्रकार के? अभी कुछ भी कहना है संभव है जब तक जांच पूरी ना हो, और जांच का विषय है, जब भी सॉर्ट आउट होगा मैटर तो। देश भर से कई बार बिल्डिंग में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। बड़ी बिल्डिंगों में आग लगने की घटना, और आपको बता दें इसके लिए फायर डिपार्टमेंट एनओसी देता है, लेकिन फरीदाबाद में इसे लेकर लापरवाही बरती जा रही है। 42 सरकारी विभागों की बिल्डिंग की एनओसी नहीं दी है और फायर डिपार्टमेंट की जांच में खुलासा हुआ है। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फायर डिपार्टमेंट को आदेश दिए थे कि सभी सरकारी बिल्डिंग की जांच कर उन्हें एनओसी दी जाए। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से विभागों के अधिकारियों को टाइम बाउंड नोटिस भी जारी किया गया था ताकि उक्त वक्त रहते हुए एनओसी दी जा सके। फायर और डिपार्टमेंट की जांच में सामने आया कि नगर निगम का कार्यालय तक बिना फायर एनओसी के चल रहा है, जबकि खुद फायर डिपार्टमेंट के नगर निगम के तहत लगातार आता है। कई बार बिल्डिंगों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं और बड़े हादसे तक हो जाते हैं, लेकिन फरीदाबाद की जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी बिल्डिंग हैं, क्या उनके पास में फायर एनओसी है या नहीं है, उसको लेकर हमारे साथ में है एडीएफओ सत्यवान सामरीवाल जी। उनसे बात कर लेते हैं। सर, डिप्टी सीएम की तरफ से आदेश दिए गए थे दुष्यंत चौटाला की तरफ से कि तमाम जो सरकारी बिल्डिंग हैं उनको फायर एनओसी दी जाए, आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए? क्योंकि कई बार घटनाएं आग लगने की सामने आती रही हैं, फरीदाबाद में भी अभी 2 दिन पहले घटना हुई थी। देखिए, जैसे डिप्टी सीएम साहब ने हमारे को आदेश दिए, हमने सभी सरकारी बिल्डिंगों का निरीक्षण करके और उनको लेटर जारी कर दिए हैं, टाइम बाउंड लेटर जारी कर दिए हैं कि आप 15 दिन के अंदर अंदर अपनी बिल्डिंग का फायर एनओसी जारी करने का कष्ट करें और इनमें जो फायर सिस्टम जो लगना है वो लगवाएं। ये कम से कम हमारे पास जो सर्वे किया है हमने, तो 42 डिपार्टमेंट का सर्वे किया। उन सर्वे में जितने भी हेड हैं हमने उनको अवगत भी करा दिया और लेटर भी जारी कर दिया। यानी कि आप जो कह रहे हैं 42 एक बड़ी आंकड़ा है, 42 बिल्डिंग हैं वो सरकारी जिनके पास में एनओसी नहीं है? ये बिल्डिंग भी हैं, बिल्डिंग तो बहुत ज़्यादा हैं, बट डिपार्टमेंट भी 42 हैं और इनके जो हेड हैं उनसे हम पर्सनल मिल के और इनके बारे में इनको जानकारी दे दी गई है कि डिप्टी सीएम के आदेश भी हैं और लोगों की मांग भी है कि भाई जब हम किसी ऑफिस में काम करवाने के लिए जाते हैं तो कहीं हादसा हो जाए तो हमारी जान भी सुरक्षित। तो चलिए अब आपको इन 42 सरकारी बिल्डिंग की जानकारी देते हैं जिनके पास एनओसी नहीं है। फरीदाबाद फायर विभाग की जांच में खुलासा हुआ है, स्मार्ट सिटी में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें फरीदाबाद में जो खुलासा हुआ है उसमें 42 सरकारी बिल्डिंगों के पास एनओसी नहीं है और फायर एनओसी नहीं होने की वजह से लगातार लापरवाही की बात सामने आ रही है। आपको बता दें फायर डिपार्टमेंट ने टाइम बाउंड नोटिस दिया था और उसके बावजूद भी यहाँ एनओसी उनके पास नहीं है, तो आग लगने पर हो सकता है बड़ा नुकसान। तो स्मार्ट सिटी में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। फरीदाबाद फायर विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ। तो इन बिल्डिंगों के पास एनओसी नहीं है। तो आपको बता दें बिल्डिंगों के पास जिन एनओसी नहीं है, मंडल आयुक्त की जो बिल्डिंग है उसमें भी एनओसी नहीं है, जिला उपायुक्त की जो बिल्डिंग है
उसमें भी एनओसी उनको नहीं मिली हुई है। आपको बता दें, नगर निगम कमिश्नर की जो बिल्डिंग है उसको भी फायर एनओसी नहीं मिली हुई है। तो पुलिस कमिश्नर की जो बिल्डिंग है उसको भी फायर एनओसी नहीं मिली हुई है। सीईओ मेट्रोपोलियन जो बिल्डिंग है उसको भी फायर एनओसी नहीं मिली हुई है। सीईओ जिला परिषद की जो बिल्डिंग है उसको भी फायर की एनओसी नहीं मिली हुई है। तो फरीदाबाद में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के दौरान साहसिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने बहुत सारी अनोखी कलाएं दिखाई हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं एडीसी सतबीर सिंह मान ने कहा कि युवा मानसिक ताकत को शारीरिक ताकत के साथ जोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। धीरे धीरे यानी कि छोटा छोटा अभ्यास करते करते बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। एक खट्टे तो अपन बोलेंगे कि मैं एक खंड समंदर में कूदूंगा तो तैरना तो आएगा नहीं। पहले छोटा छोटा पानी में तैरने के बाद जैसे करते हैं इस तरह हमें पहले शुरुआत में छोटी लकड़ी बांधेंगे बाल से। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।